वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, यहाँ हम इसे कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है। नर्वस सिस्टम पहले हम इसके अंदर देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। नर्वस सिस्टम समझने में जितना जटिल है उतना ही हमारे शरीर में काम करने में भी ये जटिल है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझसे कनेक्टिविटी बना के रख पा रहे हैं, ये सब किसकी वजह से होता है? नर्वस सिस्टम की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे समझाने में और आपके समझने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं, कुछ ऐच्छिक होती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री और ऐच्छिक क्रियाओं को हम कहते हैं वॉलेंट्री। ठीक है। तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में, एक तो होती है ऐच्छिक यानी वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। फिर होती है अनैच्छिक। अनैच्छिक वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इन्हें हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एक्शन और इन्हें हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। अब इनवॉलेंट्री एक्शन कब होता है? जैसे कि हमने कुछ खाने का पकवान देखे तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो हम जानबूझ के नहीं लाते लेकिन हमारे मुंह में आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसे हम कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। और ऐच्छिक क्रिया होती है जो इन्हें हम अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है। नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारे मस्तिष्क का ही एक भाग है। तो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का ही एक भाग है। ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन है उसके अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम हमारा इतना साथ नहीं देता जितना ब्रेन देता है। तो ब्रेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, बाकी आगे हम एग्ज़ाम लिखेंगे, तो जो भी हमें करना है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी मेमोरी। मेमोरी जो कि आती है ब्रेन की वजह से। ठीक है। तो मेमोरी का भी इसमें मेजर रोल है। बाकी आगे हम देखेंगे कि कुछ हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है वो सिर्फ ब्रेन से ही नहीं बना हुआ होता, उसके अंदर और भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं, एक रीढ़ की हड्डी में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क। फिर होती है रीढ़ की हड्डी में जो संरचना पाई जाती है उसे हम कहते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, से हम कहते हैं मेरुरज्जु। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें नर्व्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं तंत्रिकाएं। जैसे कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, वैसे ही हमारे जो ब्रेन से मैसेजेस निकलते हैं या फिर जो भी हमारे आउटर एनवायरनमेंट से जो मैसेजेस जाते हैं वो सब किसकी वजह से जाते हैं? नर्व्स की वजह से। ठीक है। इसके आगे हम इसको अगर कुल मिलाकर परिभाषित करें तो जैसे ही हम बाहर
जो भी जीव जंतु बाहरी वातावरण से संवेदनाएं ग्रहण करते हैं और उनके प्रति कैसी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, कैसा सोचते हैं, समझते हैं, कैसे उसे याद रख पाते हैं, और बाकी ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है। एक और चीज़ आती है इसके अंदर, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। अब जैसे ही कुछ खाने को देखा वैसे ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन है। आंखों से देखा और मुंह में पानी आना, तो ये एक कोऑर्डिनेशन है। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो तंत्रिका तंत्र को अगर हम एक लाइन में परिभाषित करें तो वो है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण यानी कंट्रोल और समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो इसका मतलब है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये नियंत्रण और समन्वय कैसे करता है और किस प्रकार से करता है। तो ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो तंत्रीय और एक होता है रासायनिक। तो अब हम इन्हें दोनों को देखते हैं। सबसे पहला है तंत्रीय। तंत्रीय यानी न्यूरल। ठीक है, जो तंत्रीय तरीके से जो नियंत्रण होता है उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक यानी केमिकल। तो जो केमिकल रासायनिक तरीके से नियंत्रण और समन्वय होता है उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले तंत्रिका तंत्र की। इसके अंदर होता है जैसे बोलना, चलने का नियंत्रण, सोचना, समझना, देखना, सुनना आदि। ये सब कौन कंट्रोल करता है? तंत्रिका तंत्र। तो बोलना, चलने का नियंत्रण, सुनना, समझना, याद रखना, ये सब क्रियाएं कौन करवाता है? तंत्रिका तंत्र। जो भी हमारी ब्रेन की कोई भी एक्टिविटी है उसे कौन कंट्रोल करता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की। तो अंदर ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसके अंदर हार्मोन्स रिलीज करते हैं बहुत सारी ग्रंथियां। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत सारी ग्रंथियों को। इसके अंदर होता है एग्जाम्पल हार्मोन्स। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो भी थायराइड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है, बाकी वो हम सब पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। ये जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये हमारी बॉडी पार्ट्स पे असर डालते हैं और फिर हमारी फिजिकल ग्रोथ या फिर जो भी करवाते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं जो हमारे शरीर की शारीरिक ग्रोथ होती है, जो शारीरिक वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती है? ग्रोथ हार्मोन्स।
ठीक है। बाकी हम देख सकते हैं जैसे हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें भी कौन कंट्रोल करते हैं, हॉर्मोन्स, यानी लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर वो नियंत्रण करते हैं, हमारे शरीर की डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, हमारी जो भी होने वाली क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं, उनको कंट्रोल करते हैं, और भी बहुत सारी विभिन्न क्रियाओं को हॉर्मोन्स कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं एक तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर। एंडोक्राइन सिस्टम को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तो उसके अंदर सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं जिसके अंदर हम साइड से अगर देखेंगे तो ये है हमारा ब्रेन। अगर हम एक साइड से देखेंगे तो ये है हमारा ब्रेन। ठीक है, ये जो इसका एंड पार्ट है ब्रेन का, यहाँ से एक लंबी खोखली बेलनाकार संरचना होती है स्टार्ट, जिसे हम स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु कहते हैं। जो ये ब्रेन है इसे हम कहते हैं मस्तिष्क। ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, इसीलिए ये एक हड्डियों के आवरण में सुरक्षित होता है, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। ठीक है, अब ये जो स्पाइनल कोड होती है ये भी रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित होती है, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड। ठीक है, अब जैसे कि हम सेंसेशन की बात करें, जैसे ये एक हाथ है, इस पे जैसे ही पिन चुभते ही दर्द होगा। अब जो दर्द की जो संवेदनाएं हैं या फिर जो आवेग हैं वो हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुंचते हैं, तो यहाँ से दर्द की जो संवेदनाएं आवेग है वो हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचेंगे। तो जो तंत्रिकाएं या जो नर्व्स जो दर्द के मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है या फिर जो स्पाइनल कोड तक लेके जाती है उन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। इन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स या संवेदी तंत्रिकाएं। ठीक है, अब जब दर्द होगा तो फिर ब्रेन मैसेज करेगा कि हाथ को हटाओ, तो ये जो मैसेज को लेकर आएंगी वो कौन सी तंत्रिकाएं होंगी, मोटर या फिर हम कह सकते हैं प्रेरक और चालक। ये होंगी मोटर नर्व्स, जिन्हें हम कह सकते हैं प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रेन। ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, इसीलिए ये हड्डियों के एक आवरण में उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। ये जो ब्रेन जहाँ पे एंड होता है वहाँ से हमारी स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। ठीक है, यहाँ से जब हमारा दर्द होगा, जो हमारी नर्व्स यहाँ से जो मैसेज ब्रेन तक लेके जाएंगी उन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स, और जो ब्रेन से जो मैसेज लेकर आएंगे उन्हें हम कहते हैं मोटर नर्व्स। इसके आगे हम बात करते हैं इसकी तंत्रिका तंत्र की परिभाषा की।
तंत्रिका तंत्र की परिभाषा को हम देखेंगे। तो जंतुओं में विभिन्न अंगों पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना तथा वस्तुओं एवं घटनाओं के प्रति अभिक्रिया व्यक्त करना तथा याद रखना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? तंत्रिका तंत्र। तो हम लिखते हैं विभिन्न जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना कह सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो विभिन्न जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना तथा वस्तुओं या घटनाओं के प्रति अभिक्रिया यानी रेस्पॉन्स करना, चीजों को याद करना, बोलना, चलना, देखना, सुनना आदि। बोलना, चलना, देखना, सुनना आदि कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट से बना हुआ है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है ब्रेन यानी मस्तिष्क, फिर है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु और नर्व्स यानी तंत्रिकाएं हमने जैसे पहले देखी 2 प्रकार की हैं, संवेदी यानी सेंसरी जो बाहर से मैसेज ब्रेन तक लेके जाती हैं, दूसरी हैं प्रेरक या चालक जिन्हें हम कहते हैं मोटर नर्व्स, जो ब्रेन से मैसेज बॉडी पार्ट तक लाती है। इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे ब्रेन को। पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हमने जैसे अगर सामने से देखें तो ये है हमारा
मस्तिष्क। अब ये जो ब्रेन है हमारा, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और डेलिकेट होता है, इसलिए ये एक हड्डियों के आवरण में सुरक्षित होता है, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। ये हो गया क्रेनियम बॉक्स, जो कि किससे बना हुआ होता है? बोन से। मेड अप ऑफ बोन्स यानी अस्थियां। क्रेनियम बॉक्स। तो अब जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये ब्रेन है, ये डेलिकेट है, और ये जो बाहर वाला क्रेनियम बॉक्स है ये बहुत ही हार्ड है। तो अगर हम इधर उधर हिलेंगे तो ब्रेन को डैमेज हो सकता है। तो इसी की वजह से इसमें बीच में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं इस गैप में, जिन्हें हम कहते हैं मस्तिष्क आवरण। या फिर हम इन्हें कह सकते हैं मेनिंजेस। ये 3 लेयर्स होती है। अगर हम इन्हें बाहर से अंदर की ओर देखें तो सबसे बाहर होती है ड्यूरा मैटर, फिर बीच में होती है अरेक्नॉइड, और सबसे अंदर होती है पाया मैटर। तो हम इन्हें लिखते हैं, सबसे बाहर वाली होती है बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर देखते हैं। सबसे पहले होती है ड्यूरा मैटर, फिर बीच में होती है अरेक्नॉइड, फिर सबसे अंदर होती है पाया मैटर। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पूरी बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई होती है। हमारा पूरा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तब जब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स हैं वो भी बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ हम उन्हें कहते हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स। ने हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है। तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं। अभी हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले होता है कि न्यूरॉन से ये बना हुआ होता है पूरा जो भी है हमारा नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ब्रेन की जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट हम कह सकते हैं वो क्या है? न्यूरॉन्स। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो हमारे ब्रेन की है उससे हम क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है। हमारे ब्रेन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हमारे मस्तिष्क की क्या है?
न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। इसके बाद हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क के वजन की, यानी ब्रेन का वेट। तो इसका जो वजन होता है वो होता है लगभग 1400 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो मस्तिष्क है ये बाहर चारों ओर से एक अस्थियों के आवरण में सुरक्षित होता है, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। मस्तिष्क चारों ओर से अस्थियों के आवरण में सुरक्षित होता है, जिसे हम क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में। तो जो हमारे मस्तिष्क और जो क्रेनियम बॉक्स है उनके बीच में 3 झिल्लियां यानी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम उनके बारे में लिखते हैं। तो मस्तिष्क एवं क्रेनियम बॉक्स के बीच में में 3 झिल्लियां यानी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन्स उपस्थित होती हैं, जिन्हें हमने देख लिया कि सबसे बाहर होती है ड्यूरा मैटर, फिर अब होती है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर, फिर होती है अरेक्नॉइड, ये बीच में होती है, और सबसे अंदर जो होती है वो होती है पाया मैटर। ठीक है, अब हम इन तीनों जो मेम्ब्रेन्स हैं इनका मुख्य कार्य देखते हैं। तो इन तीनों का मुख्य कार्य होता है, एक तो जो हमारे ब्रेन है उसको सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन देना। तो सबसे पहला काम तो हो गया सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद दूसरा है, इन जो तीनों मेम्ब्रेन्स हैं इनके बीच में एक तरल द्रव्य पदार्थ हमेशा बहता रहता है। तरल द्रव्य पदार्थ बहता रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस तरल द्रव्य पदार्थ के बारे में। जो ये तीनों मेम्ब्रेन्स हैं हमारे ब्रेन में, इनके बीच में एक तरल द्रव्य पदार्थ हमेशा बहता रहता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य भी कहते हैं या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो ये 3 झिल्लियों के बीच
तरल द्रव्य बहता रहता है उसे हम प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्रेन के 3 मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में हमेशा एक फ्लूइड बहता रहता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, अब हम इसके काम देखते हैं। वर्क ऑफ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सबसे पहला जो इसका काम है वो ये है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये पोषण देता है। सबसे पहला काम हो गया इसका न्यूट्रिशन, कि ये मस्तिष्क को न्यूट्रिशन देता है। और दूसरा काम है एक्सक्रीशन, यानी वो यहाँ से ब्रेन से कुछ जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है। उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। ठीक है, तो हमने देखा ब्रेन के स्ट्रक्चर को। ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट है जो कि क्रेनियम बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उनके बीच में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, पैराएराग्नॉइड और पाया मैटर। ये तीनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक द्रव्य पदार्थ बहता रहता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन भी देता है और वहाँ से उत्सर्जित पदार्थों को भी हटाता है। इसके ये हमने देखे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की बात, कि इसके कितने पार्ट होते हैं। अब हम करेंगे ब्रेन के अंदर वाले पोर्शन की बात। तो ब्रेन जो है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो ब्रेन है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क, यानी फॉर ब्रेन। ठीक है, हम इसके पार्ट्स भी देखेंगे। इसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क, यानी मिड ब्रेन। ठीक है, हम इसके भी 2 पार्ट देखेंगे। उसके बाद होता है पश्चिम मस्तिष्क, यानी हाइंड ब्रेन। तो ये हमने ब्रेन के 3 पार्ट देखे। अब हम इसके अंदर के पार्ट देखेंगे। जो फॉर ब्रेन होता है उसके अंदर होता है सेरिब्रम, इसे हम कह सकते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, फिर होता है थैलेमस, ठीक है, फिर होता है हाइपोथैलेमस,
ठीक है। और लास्ट होता है ऑल्फैक्टरी लोब, यानी घ्राण पिंड। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट की। इसमें पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। उसके बाद होता है सेरेब्रल पेडंकल। सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइंड ब्रेन के पार्ट। इसमें सबसे पहले है पोन्स, फिर होता है सेरिबेलम, से हम कहते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है। फिर लास्ट होता है मेड्यूला ऑब्लिगेटा। यूजर पॉन्स, फेरोलाइट, ठीक है। तो हमने ब्रेन के 3 पार्ट देखे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन जो है इसकी भी 4 पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी लोब। जो मिड ब्रेन है उसके अंदर है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल, और जो हाइंड ब्रेन है उसके अंदर है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब हम इसके हर एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे सेरिब्रम को, यानी प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं सेरिब्रम, यानी प्रमस्तिष्क। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। चाहे वो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तीनों में कंपेयर करें तो सेरिब्रम जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम। उसके बाद हम देखें इसके कार्य। तो जो भी होते हैं, जो भी सोचने समझने का कार्य होता है, जो भी हमारी ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, सोचने समझने का जो भी कार्य होता है वो कौन करता है? सेरिब्रम। तो सोचना समझना, सोचना समझना, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, ये सब कौन करता है? सेरिब्रम। ये हमारी याददाश्त में भी मदद करता है, यानी मेमोरी, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेमोरी। और ये हमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लॉजिकल रीजनिंग।
इसके अंदर ही हमने देखा कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये जो भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन सब पर नियंत्रण करता है, चाहे वो सोचना, समझना या फिर देखना, सुनना, जो भी होता है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर याद करना, मेमोरी से रिलेटेड जो भी होता है वो सब कौन करता है? सेरेब्रम। याद रखना, जहाँ पे भी सोचना और समझना आ जाता है ना, वहाँ पे क्या होता है? सेरेब्रम ही काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, थैलेमस। थैलेमस जो होता है, जो हम बाहर से जो संवेदनाएं जो ग्रहण करते हैं, जो मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क से वापस बाहर निकलती हैं, तो वहाँ का जो क्रॉस पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं थैलेमस। तो बाहरी संवेदनाओं और मस्तिष्क से निकलने वाले आवेगों का जो क्रॉस पॉइंट होता है उसे हम थैलेमस कहते हैं। उसे हम थैलेमस कहते, ठीक है। जो हम बाहर से जो सेंसरी जो हमारी नर्व्स है वो मैसेज लेकर जाती हैं और जहाँ पे वो जाती है वहाँ से मोटर नर्व्स लेकर मैसेज वापस आती है, जो क्रॉस पॉइंट है वहाँ का, उसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम जो है फॉर ब्रेन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हाइपोथैलेमस है ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है उसे हम सुप्रीम कमांडर बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र का, ठीक है। तो ये सुप्रीम कमांडर होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। इसे ये हम देखेंगे कि इसे हम सुप्रीम कमांडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, उसे हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। उसे हम मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बाकी सब जो भी ग्रंथियां होती है उन पर अपना कंट्रोल रखता है। इसे हम सुप्रीम कमांडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बाद हम देखेंगे जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे भी रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हमारे शरीर का जो तापमान का जो नियमन होता है उसे भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो हमारे शरीर के तापमान का
नियमन करता है, ठीक है। और वी कैन से रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हमें भूख और प्यास लगती है उसका अनुभव भी हमें हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। तो भूख एवं प्यास का अनुभव भी हमें हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हाइपोथैलेमस लिम्बिक तंत्र की सहायता से हमारी भावनाओं पर भी कंट्रोल रखता है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस लिम्बिक तंत्र की सहायता से हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो लिम्बिक तंत्र क्या होता है। लिम्बिक तंत्र हमारे अग्र मस्तिष्क में बहुत सारी संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जो हमारी भावनाओं से संबंधित होता है। अग्र मस्तिष्क में कई संरचनाओं से मिलकर बना होता है, कई संरचनाओं से मिलकर बना होता है और हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल इमोशंस, ठीक है। तो अब हम हाइपोथैलेमस को देखें तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है और इसे हम सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है और ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि हम चाहे कितनी भी ठंड हो चाहे कितनी भी गर्मी हो, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एकदम रेगुलेट करके रखता है। उसके बाद भूख और प्यास का अनुभव भी हमें हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है और लिम्बिक तंत्र की सहायता से ये हमारे जो भावनाएं हैं, जो भी इमोशंस हैं, उन पर कंट्रोल रखता है। इसके आगे हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी लोब यानी घ्राण पिंड, ठीक है। फॉर ब्रेन का लास्ट पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब यानी घ्राण पिंड, ठीक है। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं ये इनका मेन काम होता है स्मेल करने का, तो सूंघने का कार्य, इसे हम कह सकते हैं स्मेल, ठीक है। ये छोटे छोटे लोब्स होते हैं जो हमारी ब्रेन की नीचे वाली सतह पर प्रेजेंट होते हैं
और ये जो कुत्ते होते हैं उनमें बहुत ही बड़े होते हैं और विकसित भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कुत्तों में घ्राणपिंड बहुत बड़े और विकसित होते हैं। ठीक है, और ये हमारे ब्रेन की नीचे वाली सतह पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, क्वाड्री का मतलब ये होता है कितना, 4। तो ये 4 छोटे ठोस और गोल जो पिंड होते हैं वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, 4 नंबर में होते हैं। 4 छोटे ठोस यानी सॉलिड, गोल स्फेरिकल, पिंड होते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, देखना और सुनना। तो इनका मेन काम हो गया देखना और सुनना। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का पूरा काम ही देखना और सुनना है। बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम भी देखना और सुनना होता है, लेकिन उनमें से एक कौन है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये अकेला नहीं करता है देखने और सुनने का काम, बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हेल्प करते हैं देखने और सुनने में। इसके आगे वाला नेक्स्ट है सेरेब्रल पेडंकल। सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है, सेरेब्रल पेडंकल क्या होता है, ये तंत्रिका तंतुओं से बना हुआ होता है, जो कि जिसको कह सकते हैं फाइबर्स से बना होता है, और इसका काम क्या होता है, कनेक्ट करने का काम होता है। ये जो फोर ब्रेन होता है उसको हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो ये इट कनेक्ट्स forebrain and hindbrain। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। मिड ब्रेन में हम देखें तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है, 4 छोटे ठोस गोल पिंड होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिनका देखना और सुनने का काम होता है। उसके बाद होता है सेरेब्रल पेडंकल। जो सेरेब्रल पेडंकल होते हैं वो तंत्रिका तंतुओं से बने हुए होते हैं, फाइबर से बने हुए होते हैं, जिनका काम क्या होता है, कनेक्ट करने का काम होता है। इसके आगे हम देखेंगे हाइंड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो हम देखते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क।
मस्तिष्क। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है वो होता है बॉडी बैलेंस का। तो इसका मेन काम क्या हो गया? बॉडी बैलेंस, यानी शरीर को संतुलन, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। अब ये हमारी बहुत सारी जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उन पे भी नियंत्रण करता है। तो ये हमारी ऐच्छिक पेशियों पर भी नियंत्रण, पेशियों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि कोई इंसान चल रहा है, चलते चलते वो भागने लग गया, भागता है तो भी उसके अंदर एक बैलेंस होता है, वो गिरता नहीं है इधर उधर। वो किसकी वजह से होता है? सेरिबेलम की वजह से। अब एक होता है कि कोई इंसान अल्कोहल का सेवन कर लेता है या फिर उसका ज़्यादा सेवन कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? अनुमस्तिष्क की जो एक्टिविटी होती है वो प्रभावित हो जाती है। तो उसके प्रभावित होने से जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो इंसान अल्कोहल का सेवन कर लेता है तो वो सीधा चल नहीं पाता। उसको लगता है कि वो सीधा चल पा रहा है लेकिन वो नहीं चल पाता। बाकी हमारी जो टंग होती है उसके अंदर भी क्या होता है? वॉलंटरी मसल्स होते हैं। तो कोई इंसान अगर अल्कोहल का सेवन कर लेता है तो उसकी जो टंग होती है उसमें एक अजीब सा लहजा, लड़खड़ा सा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आगे हम देखेंगे हैं। फिर दूसरा स्ट्रक्चर है मेडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा क्या होता है? ये इनवॉलंटरी एक्शंस जो भी होते हैं उनको कंट्रोल करता है और जो हमारा ब्रेन होता है उसको स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है इसका? कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कोड। ठीक है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। उसके बाद होता है ये जो कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को। तो ये कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस, ये हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं ये नियमित रूप से ये जो होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, ये हमारे शरीर में चलते रहते हैं, चाहे वो श्वसन तंत्र हो या फिर हमारे हृदय की धड़कन हो या फिर हमारे आहार नाल की गतियां हो। तो हम इसमें लिख सकते हैं आहार नाल की गतियां, आहार नाल की गतियां, हृदय धड़कन यानी हार्ट बीट और श्वसन तंत्र। ठीक है, इसके बाद लास्ट पोर्शन बचता है इसका। लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है पोन्स। ठीक है, पोन्स जो होता है ये भी कनेक्ट करने वाले एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पश्चिम मस्तिष्क होता है उसको अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क से कांटेक्ट में रखता है। तो ये पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क व मध्य मस्तिष्क के कांटेक्ट में रखता है।
और इसमें श्वसन केंद्र भी होते हैं, श्वसन केंद्र भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन में हमने देखा सबसे पहले सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, जो कि बॉडी बैलेंस का काम करता है, मेन उसका वही काम है। फिर आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से और हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। पोन्स है, जो कि हमारे प्रमस्तिष्क को, अनुमस्तिष्क व प्रमस्तिष्क को हमारे अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से कांटेक्ट में रखता है, और इसमें श्वसन केंद्र होते हैं जिनको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स बोलते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जो नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु।